व्हाट इज लाइफ साइकिल इन ASP.NET? आपको पता है मधु लाइफ साइकिल इन ASP.NET? एमवीसी का तो पता है सर। बस ASP.NEट का नहीं पता? दोनों में तो सर नहीं, इसमें तो राउट ये होता है कंट्रोलर। अलग होता है, इसमें जी, कंट्रोलर नहीं होता। एमवीसी में कंट्रोलर होता है। यहाँ पे वेब फॉर्म चलता है, आपका वेब पेज चलता है। ASP.NET लाइफ साइकिल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और दूसरा है आपका पेज लाइफ साइकिल। समझ गए? तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे तो इसके स्टेप्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसमें से अगर आपने कुछ स्टेप को भी अपने माइंड में रखा तो आपको इंटरव्यू के टाइम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई ASP.NET लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका नोट्स लिखवा देता हूँ। उससे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये हमने स्क्रीन शेयर कर दिया है। नाउ ASP.NET लाइफ साइकिल, ठीक है, विजिबल है ना? ASP.NET request processing is a two-step process। ठीक है, क्या है टू स्टेप प्रोसेस, आगे जानते हैं। When user sends a request टू द IIS आपको पता है क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो बेसिकली एक सर्वर है जो आपके ASP.NET वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स को रन करवाता है, आपके रिक्वेस्ट को जो है समझता है और उसकी रिप्लाई देता है ना। फ्लोइंग टू स्टेप्स आर टेकन, है ना। फर्स्ट क्या है? ASP.NET creates an environment which can process the request. It creates the application object, request, response and context objects to process the request। या फिर इतना लंबा अगर नहीं लिखें, थोड़ा इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ASP.NET creates an environment which can process the request. It creates the application object, request, response and context object to process the request। चलो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। When user sends a request to the IIS, following things happen। फर्स्ट तो ये होता है ASP.NET सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, फिर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फिर फर्दर वहाँ रिक्वेस्ट जाता है, इसके बाद वापस रिस्पॉन्स आता है। दूसरा क्या है? वंस द इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड थ्रू a series of events which is processed by using modules, handlers and page objects। जैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, रिक्वेस्ट प्रोसेस जो है वो इवेंट्स के थ्रू जाता है। इस मान के चलिए अगर आप पेज से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उस पेज में कई सारे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, पेज इवेंट्स भी होता है, कंट्रोल इवेंट्स होता है, कई सारे इवेंट्स होते हैं। तो सारे इवेंट्स का भी रिक्वेस्ट होता होगा साथ में। भाई बटन क्लिक का रिक्वेस्ट भेजेगा, टेक्स्ट बुक जो यूज़र से इनपुट लेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग डेटा भी आगे आप सेंड कर सकते हैं। फर्दर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था उसका मेन टॉपिक क्या है? ASP.NET लाइफ साइकिल, और इसे जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे एक बार ज़रा डिफाइन करता हूँ। ASP.NET लाइफ साइकिल ASP.NET लाइफ साइकिल
could be divided into two groups. कौन कौन से वो ग्रुप हैं? फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. देखिएगा, साथ साथ हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसमें से निकालते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि भाई ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन किया जाता है जिसे जवाब आपको इस तरीके से देना है. जैसे इंटरव्यूअर आपसे अगर ये पूछते हैं कि व्हाट इज ASP.NET लाइफ साइकिल, तो आपको बताना है कि ASP.NET लाइफ साइकिल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एप्लीकेशन और पेज. अगर वो डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं कि भाई एप्लीकेशन लाइफ साइकिल क्या है, कैसे क्या होता है, उसका साइकिल कैसे चलता है, तब तो आपको एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के स्टेप्स बताने हैं. और अगर आपसे वो पेज लाइफ साइकिल पूछते हैं तो फिर आपको पेज लाइफ साइकिल का स्टेप्स जो है वो बताने हैं. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. बट जनरली वो ASP.NET लाइफ साइकिल अगर पूछते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहना इस क्वेश्चन से कि अगर ASP.NET लाइफ साइकिल पूछते हैं तो फिर जनरली आपको यही बताना है कि ASP.NET लाइफ साइकिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल एंड पेज लाइफ साइकिल. ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, इसके बाद जवाब देना है. तो चलिए एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को के स्टेप्स जो हैं, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होता है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, और उस एप्लीकेशन का फिर जो सिंगल पेज है वो कैसे आपका रिक्वेस्ट भेजता है IIS के पास, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है. आप एप्लीकेशन के बारे में पता है और पेज के बारे में पता है. एप्लीकेशन एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन हो सकता है जिसके अंदर कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं. अब यहाँ पे पेज क्या है? पेज दैट इज ए कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ टूल्स, है ना. तो एक पेज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ढेर सारे कंट्रोल्स वगैरह रख सकते हैं, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं सिंगल पेज. और कलेक्शन ऑफ पेजेज अगर मिल जाते हैं तो एक वेबसाइट बन जाता है. उस तरीके से वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन भी बोला जाता है, एप्लीकेशंस दैट रन ऑन वेब और वेब ब्राउज़र यू कैन से. तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बारे में इसके कुछ स्टेप्स आपको लिखवा देते हैं. स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप है द यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू IIS. ठीक है ना, एप्लीकेशन में ना ध्यान समझते हुए जाइएगा, और कोई बड़ा टफ वर्ड भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते इससे. द यूजर सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू IIS. इसके बाद IIS फर्स्ट चेक्स, है ना, विच इज API एक्सटेंशन, है ना, विच इज API एक्सटेंशन. API आपको पता है क्या है? कैन सर्व दिस रिक्वेस्ट. वो चेक करता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है क्या वो सर्व किया जा सकता है. IIS फर्स्ट चेक्स विच इज API एक्सटेंशन कैन सर्व दिस रिक्वेस्ट. ठीक है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजा है क्या उसे सर्व किया जा सकता है, क्या उसका रिस्पॉन्ड जो है लाया जा सकता है. तो सबसे पहले आपका हर रिक्वेस्ट जो है चेक किया जाता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चलो इसको पॉइंट में डिफाइन कर देता हूँ. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन फाइल एक्सटेंशन. ठीक है, द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड, कि आपका किस टाइप का फाइल एक्सटेंशन है, आप किसके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी चेक किया जाता है कि भाई आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस अगर आप चलें, फॉर इंस्टेंस इफ द पेज इज एन .aspx एक्सटेंशन, जो कि ASP.NEट पेज का एक्सटेंशन होता है, .aspx, है ना, .aspx, है ना, देन इट विल बी पास टू ASP.NET. इसके अंदर DLL होते हैं, है ना, इज API.dll. ठीक है, ये DLL का नाम है. DLL काफ़ी सारे, भाई पूरा .NET के अंदर DLL ही है. आप सभी को पता है DLL क्या होता है. अगर आपने C#.NET पढ़ा हुआ है तो आपको DLL के बारे में ज़रूर पता होगा कि DLL एक रेडीमेड यूनिट है. ठीक है, जो स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जो फंक्शन एंड क्लासेस को कंटेन कर रखा है.
DLL और नेम स्पेस में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि जो DLL है दैट कैन कंटेन नेम स्पेस बट नेम स्पेस दैट कैन नॉट कंटेन DLL। ठीक है, एक क्लास नेम स्पेस के अंदर हो सकता है, सब नेम स्पेस के अंदर हो सकता है, और फर्दर दैट नेम स्पेस जो है वो आपके DLL के अंदर होगा। और DLL आपका या तो VCL के पास होता है या FCL के पास होता है। VCL के पास बेस क्लास लाइब्रेरी यानी एप्लीकेशन रिलेटेड सारे DLL होते हैं, और FCL के पास रिलेटेड टू फ्रेमवर्क वो सारे DLL FCL के पास होते हैं। तो उसमें से भी एक DLL है जिसका नाम है ASP.NET_EJPI.DLL। ठीक है, तो अगर आपका जो रिक्वेस्ट है और उसमें आपका जो फाइल का एक्सटेंशन है ASPX है, तो इसे कहाँ भेजा जाएगा? इसे भेजा जाएगा EJPI के पास, है ना, EJPI ASP.NET_EJPI.DL के पास इसे भेजा जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। तो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में फर्स्ट तो ये है कि अगर जैसे ही यूज़र आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है इसके पास, समझिएगा पूरा आर्किटेक्चर है। देखो, कोडिंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोडिंग तो आप लोग कर ही रहे हो। कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन को लेना, प्रोसेस करना, कैलकुलेट करना, ये सब तो आप लोग कर ही रहे हो। हर टेक्नोलॉजी के उसके आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र सेंड किया रिक्वेस्ट किसको? अब सीधा बात हो रहा है भाई, यहाँ पे एक एंड पे IIS सर्वर है और दूसरे एंड पे यूज़र है यानी क्लाइंट है। यही दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। अब उसी कम्युनिकेशन में कई बार एप्लीकेशन चलता है तो कई बार पेज लाइफ साइकिल। एप्लीकेशन ने पूरे वेबसाइट के लिए हो गया, पूरे एप्लीकेशन के लिए हो गया, पेज यानी सिंगल पेज के लिए हो गया। ठीक है, उसकी भी कहानी अलग है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपका फाइल का एक्सटेंशन ASPX का होगा तो उसकी रिक्वेस्ट सीधा ASP.NET_EJPI.DL के पास जाएगा फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, ओवरऑल सबसे लास्ट में तो IIS के पास जाता है, बट इंटरनली ये इतने सारे फास्ट काम करते हुए जाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने यहाँ से लोड कर दिया, F5 आपने दबाया, एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो गया और सीधा चला गया सर्वर के पास, ऐसा नहीं होता भाई। सारा अंदर जो है प्रोसेसिंग होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप अपने एप्लीकेशंस को लोड करते हैं ना तो इट टेक्स सम टाइम, लेता ही नहीं लेता। तो वो टाइम क्यों लेता है? टाइम इसीलिए लेता है ना क्योंकि इंटरनली वो जो है प्रोसेसिंग कर रहा होता है। भाई कहाँ कहाँ बिजी रहता है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि इतने सारे स्टेप से उसे हो करके गुजरना होता है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, है ना। स्टेप 2 क्या कहता है ना, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 तो समझ में आ रहा है, स्टेप 2 क्या कहता है? ये हमारा स्टेप 1 हो गया लाइफ साइकिल में, जिसमें हम एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारे स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन लाइफ साइकिल है। और स्टेप 2 को भी चलो डिफाइन करते हैं। स्टेप 2 में क्या क्या चीज़ें हैं? इफ़ द फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट देन ए क्लास कॉल्ड एज एप्लीकेशन मैनेजर। देखिए एप्लीकेशन मैनेजर, जैसा कि इसका नाम है भाई, ये एक मैनेजर ही है जो एप्लीकेशन को मैनेज करता है ना। एप्लीकेशन तो आप लोग समझ ही रहे हो, उसे मैनेज करता है। क्रिएट्स एन एप्लीकेशन डोमेन। देखिए इसके लिए क्या करता है एप्लीकेशन मैनेजर? जैसे आप वेबसाइट की रिक्वेस्ट डालते हैं IIS सर्वर के पास, तो एप्लीकेशन मैनेजर क्या करता है? आपकी एप्लीकेशन को के लिए क्या करता है? एक डोमेन क्रिएट करता है, यानी एक नेम क्रिएट करता है। जिससे हम लोग अभी डोमेन क्रिएट करते हैं ऑनलाइन होस्टिंगर पे या GoDaddy पे, और उस डोमेन के नेम पे हम लोग क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं। तो जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को होस्ट करते हैं वो बेसिकली सेंट्रलाइज सर्वर के अंदर होस्ट करते हैं, जिससे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस किया जा सकता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IIS सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की। तो अभी तो हमारा क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन चल रहा है, अभी तो सेंट्रलाइज सर्वर की बात ही नहीं है, अभी तो वेबसाइट बना ही नहीं, वो एप्लीकेशन तैयार हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो ये होस्ट कैसे होगा? ये www से कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तभी इंटरनली बातें चल रही है भाई कि इंटरनली कैसे सारा कुछ होता है। वो तो फिर एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, इसके बाद जा करके हम लोग सीधा अपलोड कर देंगे। अपलोड करना वो तो सिंपल बात है, जैसे आप फाइल को अपलोड करते हो, हर जगह अपलोडिंग सेम है ना। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इफ द रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट देन ए क्लास
called as application manager creates an application domain where the website can run। क्या करता है एप्लीकेशन मैनेजर कि आपकी वेबसाइट के लिए एक डोमेन बना देता है और उस डोमेन पे ही आपको रन कराता है, क्योंकि भाई IIS सर्वर के अंदर तो सैकड़ों है ना, लाखों वेबसाइट्स रन हो रही हैं, है ना, एक बार में कई रिक्वेस्ट जा रहे हैं, हो सकते हैं ना, तो सभी वेबसाइट का अलग अलग डोमेन क्रिएट होता है और वो भी डोमेन बिल्कुल यूनिक होता है। सेकंड पॉइंट में मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ, द एप्लीकेशन डोमेन क्रिएट्स। ये सब अंदरूनी बातें हैं जिसे हम लोग नहीं जान सकते, देख नहीं सकते, वो इंटरनली ये सब काम होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो खाने का पचने का जो प्रक्रिया है, जैसे अगर आप अभी 9 या 10 बजे खाना खाते हो तो आपने ये सोचा कि मैंने खाना खा लिया, लेकिन आपका जस्ट मुंह ने खाया 9 या 10 बजे, ठीक है, बड़ी आंत 1 घंटा बाद खाया, फिर छोटी आंत 2-3 घंटे बाद खाया। इस तरीके से आपके जो है पाचन क्रिया जो है प्रोसेस चल रहा होता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई नाइट अगर आप 11 बजे तक सोते हो तो आप 3-4 घंटा पहले खाना खा लो, या फिर रात को भोजन ही ना करो, या फिर लाइट भोजन करो, ठीक है। हम लोग को ये लगता है यार 10 बजे खाना खाए ना, चलो 1 घंटा बाद सो जाते हैं, तो 10 बजे तो आपके मुंह ने खाए ना। सेम उसी तरीके से अंदर क्या हुआ हमें पता उस तरीके से नहीं चल रहा है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहोगे, सो मानव संरचना को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा किस तरीके से भोजन जो है बड़ी आंत छोटी आंत को क्रॉस करते हुए कैसे कैसे जूस निकालते हुए आगे बढ़ता है और इसके बाद फिर लास्ट में मल को त्यागता है। सेम उसी प्रकार से आपका जो वेब एप्लीकेशन है, क्लाइंट टू सर्वर की कम्युनिकेशन में इसके अंदर के प्रोसेस है, जिसको अगर अच्छे से हिस्ट्री जानेंगे काफ़ी समय लगेगा। कि मैंने एक बार और बताया था कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को पूरे अच्छे से जानना चाहोगे तो आपको उम्र जो है, आपका एज जो है वो कम पड़ जाएगा, तभी क्लियर कट नहीं समझ पाएंगे आप। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जिससे कि हम लोग आगे परफॉर्म कर सके, चीज़ों को डेवलप कर सके, उतना हम लोग ज़रूर जानते हैं। तो सेकंड स्टेप यही कहता है कि जैसे ही आपका रिक्वेस्ट जाता है एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन मैनेजर क्या करता है कि उसके लिए एक यूनिक नेम, यूनिक डोमेन नेम क्रिएट करता है। और सेकंड पॉइंट में वही डिफाइन कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। द एप्लीकेशन डोमेन क्रिएट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन वही इंडिविजुअल से रिलेटेड है, बिटवीन टू वेब एप्लीकेशन होस्टेड ऑन द सेम IIS, ठीक है। जो आपका डोमेन है ना, एक ही IIS पे अगर 2 वेबसाइट है तो दोनों के लिए अलग अलग डोमेन क्रिएट करेगा, और ये आपको क्रिएट नहीं करना है, ये किसका काम है, एप्लीकेशन मैनेजर का। आज के सेशन में हम ASP.NET लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंटरव्यूअर का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, हालांकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा लाइफ टाइम के लिए, आप वहाँ से भी रिप्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ASP.NET लाइफ साइकिल होता क्या है, तो आपको बताना है ASP.NET लाइफ साइकिल बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया, एप्लीकेशन लाइफ और पेज लाइफ। अब ये है कि इंटरव्यूअर क्या पूछा है आपसे, एप्लीकेशन पूछा है या पेज पूछा है, क्योंकि दोनों की साइकिल अलग अलग है, अलग अलग स्टेप्स हैं। तो अभी जो मैं साइकिल आपको बता रहा हूँ वो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल बता रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टेप 1 लिखा, अब स्टेप 2 पे चल रहे हैं। और स्टेप 2 का सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि अगर आप जैसे ओवरऑल हो क्या रहा है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर यहाँ पे IIS है, क्लाइंट यानी यूज़र जिसने रिक्वेस्ट भेजा है, किसके माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। एप्लीकेशन क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है दैट कंटेन्स मैनी पेजेस, मैनी वेब पेजेस। और वेब पेज क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दैट इट इज कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स विच दैट कैन परफॉर्म एक्शन, राइट। तो इस तरीके से पूरा हायरार्की है जिसके बारे में आप इंटरेस्ट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर जान सकते हैं, ठीक है। वो स्टडी इंटरेस्टिंग पार्ट का ही पार्ट है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर के सब कुछ करोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट, यही कहता है, चलिए ये तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई अगर आपका रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास और एक साथ 2-3 वेबसाइट की रिक्वेस्ट आपने भेजा तो सबकी अलग अलग डोमेन क्रिएट होगा। कौन क्रिएट करेगा, एप्लीकेशन मैनेजर। ये एकदम अंदर की बात है जिसे आपको पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है, याद नहीं करना, पढ़ना और समझना है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है, ठीक है।
चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्टेप 2 का ही, शो इन केस देयर इज एन इश्यू इन वन ऐप डोमेन इट डज नॉट, देखिए क्या होता है भाई, हर जगह सेपरेशन ऑफ कंसर्न है भाई, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर ऐप डोमेन। सीधी सी बात है कि अभी हमारे होस्टिंगर में 5 वेबसाइट्स हैं, पांचों वेबसाइट्स की अलग अलग नेम है, ठीक है, कोई शार्थ कैरियर है, कोई पार्थ मैथमेटिक्स है, कोई महिमा डिटर्जेंट है, कोई शुप्रो पाठशाला है, कोई शुप्रो इंडिया है, होस्टेड सारे एक ही जगह पे हैं लेकिन अलग अलग नेम से होस्टेड हैं। ऐसा इसलिए कि अगर मान के चलिए आप घर बैठे सुप्रो पाठशाला को चेंज करोगे तो सुप्रो इंडिया में कोई चेंज नहीं दिखेगा, अदर वेबसाइट जैसे महिमा डिटर्जेंट आज ही होस्ट हुआ वहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। तो तुम्हें बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज सर्वर की, जहाँ पे होस्टेड है सारी चीज़ें। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, और इस लाइन से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट गया है और सारे वेबसाइट्स की अलग अलग डोमेन अगर क्रिएट नहीं होता है तो फिर एक वेबसाइट में इश्यू आएगा तो सभी में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट यही कहता है कि नेम को इसीलिए अलग किया जाता है ताकि आपको अगर किसी एक वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा है तो बाकी सारे किसी अदर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेप 2 है, स्टेप 1, स्टेप 2, इसके बाद स्टेप 3। अभी मैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3 पे चलते हैं, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का स्टेप 3। हालांकि इस लाइन से आपको डरना नहीं है, समझने की कोशिश करना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भाई आपको नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ वर्ड्स को देख करके कभी नहीं डरना है। अगर आप एक बार में 100 पेज को पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, और अगर आपको समझ में आता है तो उसमें से आप जरूर कुछ हासिल कर सकते हो। तो सेम अगर मैं थोड़े लाइन से अगर एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ और अगर आप समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन, तो ये लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, आपको काफ़ी हेल्पफुल, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह है। अगर देखा जाए, अगर आप लोग को स्टोरी पढ़ने में अगर इंटरेस्ट होगा, पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद आपको लगता है यार सेकंड पेज भी पढ़ा जाए, थोड़ा थर्ड भी पढ़ा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। शुरू होता है कहानी, इसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाते हो। सेम राजनीति की, पॉलिटिक्स की वही बातें है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर लेते हैं तो फिर आपको पॉलिटिक्स वाले भी न्यूज़ अच्छा लगने लगता है। गेम में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं, इसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट आपको आगे तक लेके चला जाता है। सेम स्टडी के साथ भी वैसा ही है, अगर आप इंटरेस्ट लोगे धीरे धीरे लाइन बाय लाइन आप करते चला जाओगे, वो पता भी नहीं चलेगा और बहुत कुछ सीख भी जाओगे, है ना। तो इंटरेस्ट ले करके आगे बढ़ना है। चलिए स्टेप 3 पे चलता हूँ। स्टेप 3 क्या कहता है, इसकी पॉइंट आउट करता हूँ मैं एक बार। ये देखिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया। द न्यूली क्रिएटेड एप्लीकेशन डोमेन क्रिएट्स hosting environment that is the HTTP runtime environment। देखिए अंदर की बात चल रही है अभी, है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको दिखने वाला चीज़ नहीं है भाई, अंदर प्रोसेस हो रहा है। अभी ह्यूमन बींग्स ने खाना खाया, आप कैसे कैसे भाई से जो टुकड़े में खाया, आपने चबा के खाया, नहीं खाया, ऐसे निगल गए आप, तो वो तो बॉडी चिड़ने के बाद ही पता चलेगा ना भाई कि आपका खाना किस हालत में है अभी। तो सेम यहाँ पे वही बात है ना। ये अंदर की प्रोसेस चल रहा है, आपने एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेज दिया है किसके पास, IIS के पास, यानी आपने खाना गिनने वाले मुंह में डाल दिए हैं और आप चाहते हो कि भाई अब मैं थोड़ा, नाउ आई एम नॉट फीलिंग हैंग्री, यानी आपने महसूस किया कि चलो हमने खाना खा लिया, भोजन खा लिया। तो अब ये अंदर की प्रोसेस जो है वो अंदर की मशीनें करेंगी सारी प्रोसेस, है ना। तो ये अंदर का प्रोसेस चल रहा है कि जैसे द न्यूली क्रिएटेड एप्लीकेशन डोमेन क्रिएट्स होस्टिंग एनवायरनमेंट दैट इज द HTTP रन टाइम ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए एक एक लाइन जो है धीरे धीरे समझ में आएगा। वंस द होस्टिंग एनवायरनमेंट is created, the necessary core ASP.NET। अच्छा यहाँ पे कोर जो है वो ASP.NET कोर की बात नहीं कर रहा, ये एक वर्ड है यहाँ पे आया है ASP.NET के साथ। ऑब्जेक्ट, कोर ASP.NET ऑब्जेक्ट लाइक HTTP कंटेक्स्ट, है ना। ये सब सारे ऑब्जेक्ट के नाम है,
थोड़े से आप इसके साथ फेमिलियर हो जाओ। बहुत ज़्यादा फेमिलियर होने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज़ों को समझिए कि अंदर ये प्रोसेस कैसे करता है। एंड HTTP रिक्वेस्ट, हालांकि HTTP कंटेक्स्ट कई कई क्लासेस जो यूज़ होता है प्रैक्टिकल में भी आपको मैं दिखाऊंगा। HTTP रिक्वेस्ट भी कहीं कहीं यूज़ होता है प्रैक्टिकल में, आपको ये भी आपको दिखाऊंगा। एंड एक और ऑब्जेक्ट है, दैट इज HTTP रिस्पॉन्स। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। वंस द होस्टिंग इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड द नेसेसरी, एक्चुअली होस्टिंग जैसे ही बनता है ना, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, आपको नहीं करना। जैसे आपने यहाँ से भेजा रिक्वेस्ट, वो सब वहाँ पे बिल्कुल सेट किया गया है, सारा मेथड सेट किया गया है, कैसे आप भेजोगे तो यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर ये ऑब्जेक्ट का सारा काम, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन के अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, प्रॉपर्टी, ये सब सारे मिल के ही तो काम करते हैं, जिसमें से कुछ प्रीडिफाइंड चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई एप्लीकेशन मेरे अकॉर्डिंग काम करे, तो फिर आप क्या करते हो, आप खुद की क्लास बनाते हो, खुद के ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर आपकी एप्लीकेशन आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अभी जो .NET एप्लीकेशन है, .NET प्लेटफॉर्म है, क्या उसकी क्लासेस को आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर उसका क्लास कंसोल है या रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड है, क्या उसकी बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी राइट्स आपके पास नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने, डेवलपर ने क्या कर दिया है, बना दिया है कि जब भी डेवलपर को कोई मैसेजेस वगैरह प्रिंट करना होगा, वेब के लिए रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज़ करेंगे, कंसोल के लिए कंसोल डॉट राइट यूज़ करेंगे, विंडो के लिए मैसेज बॉक्स यूज़ करेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से इन्वायरमेंट में सेटअप कर रखा है, ठीक है। कि भाई अगर आप ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट यूज़ करते हो, कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो उससे रिलेटेड आपके लिए मैंने ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बना दिया है। आप जिसे डेवलप करना है .NET के एप्लीकेशन को, तो उन क्लासेस की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस क्लास का यूज़ ये है, इस फंक्शन का यूज़ ये है। सारे क्लासेस और सारे फंक्शंस को तो आप याद कर भी नहीं सकते और ना यूज ही कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था एक बार कि ओवरऑल 13,000 प्लस क्लासेज होती है .NET के अंदर। अब तो लेटेस्ट वाला में और भी ज़्यादा हो गया होगा। और हर एक क्लास के अंदर कितनी सारी फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज है, क्या आप उस सारे को यूज़ कर पाओगे? कभी नहीं यूज़ कर पाओगे। यूज़र या डेवलपर उतना ही यूज़ कर पाता है जितनी उसकी ज़रूरत के क्लासेज एंड फंक्शंस हैं, उससे अलावा यूज़ नहीं करता। हालांकि उसे पता चलता है भाई, और भी अगर कोई अनजान या फिर नया एप्लीकेशन आ गया हमारे सामने या नया प्रोजेक्ट आ गया, तो हम अपने प्रोजेक्ट के लेवल के हिसाब से दूसरे प्रोजेक्ट में, यानी दूसरे आइडिया वाले प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शन जो काम यहाँ पे कर रहा है, वो फंक्शन वो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम करेगा। फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है, फंक्शन क्या करता है हमें पता है, ऑब्जेक्ट कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए हमें पता है ना। क्लास का क्या रोल है, अब एक क्लास का जो रोल है, अलग अलग क्लासेस का भी अलग अलग रोल होता होगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदाज पे काम करते हैं, इसके बाद फिर आगे जा कर के रिसर्च एंड डेवलप किया जाता है, जो हर एक इंजीनियर यही काम को करता है। कई लोग जो जूनियर होते हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया हुआ, तो उनको लगता है मैं प्रोजेक्ट जो बनाया ना, उसके अंदर अगर 100 क्लासेज यूज हुए हैं और 1000 मेथड्स यूज हुए हैं, सारे में रट जाता हूँ। लास्ट टाइम मैं 2022 में जब ट्रेनिंग दे रहा था सुप्रो पाठशाला की तरफ से, तो एक स्टूडेंट लक्ष्य कपूर, उसका आदत यही था, वो सारे क्लासेज एंड मेथड्स को ना रट जाता था। प्रॉब्लम उसके साथ होता था कि वो किसी लॉजिक को डेवलप नहीं कर पाता, वो आज तक डेवलपर नहीं बना, ठीक है। तो किसी भी क्लासेज एंड मेथड्स को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था एप्लीकेशन लेवल, यानी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल की, जिसमें थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही होस्टिंग इन्वायरमेंट बनता है, उससे रिलेटेड कई सारे क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो मेन ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज HTTP कंटेक्स्ट, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, जिसकी फर्दर प्रैक्टिकल भी हम लोग करने वाले हैं। इनकी क्लासेस जो है HTTP रिस्पॉन्स वगैरह यूज़ में आता है। अब कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप HTTP रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को यूज़ कर पाओगे। इसके बाद स्टेप 4 में एप्लीकेशन लाइफ साइकिल क्या कहता है, इसके बारे में चलो चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन 4 के फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन 4 के फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि वंस ऑल द कोर ASP.NET ऑब्जेक्ट्स
कोर का यहाँ पे मतलब है कि भाई एकदम फ्रेंडली, एकदम सटा हुआ, क्लोज, फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड करने का मतलब जो चीज़ें बार बार यूज हो रही है ASP.NET से, जो बिल्कुल कोर ASP.NEट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी के ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे इस कोर का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ASP.NEट कोर की बात कर रहा हूँ, दैट इज अलग, दैट इज द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट फ्रेमवर्क यू कैन से, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ASP.NET एंड हेयर द कंसेप्ट ऑफ कोर इट इज रिलेटेड, वेरी रिलेटेड टू सिमिलर, दैट इज लाइक क्लोज, है ना। So once all the core ASP.NET objects are created, HTTP application object is created, है ना, object is created to serve the request, है ना, to serve the request। जिस तरीके से आप होटल में जाते हो, वहाँ पे वेटर आपके लिए खड़ा रहता है, भैया मेन्यू में क्या चाहिए आपको, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लोग सर्विस देने के लिए तैयार है। कहाँ पे, आपके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसेस के अंदर। तभी जो है ना, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप प्रोजेक्ट को लोड करते हैं, वेबसाइट को रनिंग मोड में ले जाते हैं, तो ये टाइम लेता है। यही सब काम करने के लिए तो टाइम लेता है, अदरवाइज इसे रिजल्ट दिखाने में क्या है, कुछ नहीं है। बड़े सब सारे प्रोसेस अंदर हो रहे होते हैं, बट इतने फास्ट हो रहे होते हैं ना, तो फिर ये आपको रिजल्ट जो है विद इन अ मिनट आपको शो कर देता है। ठीक है, यही सब प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ASP.NET में। ये सब जब प्रोसेसेस था, इसी की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा था, टाइम कंज्यूमिंग बढ़ रहा था, तो ASP.NET MVC को लाया गया। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इनकेस देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ रहा है। अभी तो ASP.NET पेज के बारे में मैंने बात किया कि अगर ASP.NET पेज होगा तो उसे आइडेंटिफाई करके सीधा ASP.NET_EJPIDL के पास भेज देगा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। फॉर योर बेटर नॉलेज आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस प्रोसेस। ठीक है, चलिए स्टेप 4 के सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इन केस, है ना, इन केस यू हैव ए ग्लोबल। अच्छा, यहाँ पे global.asx फाइल है ना, इसकी एक्सटेंशन हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। इसका होता है एक्टिव सर्वर, है ना, एक्टिव सर्वर एक्सटेंशन है। ये बेसिकली ग्लोबल फाइल है जो कि ASP.NET के अंदर एक ही फाइल होता है, जबकि web.config फाइल तो कई सारे होते हैं, बट global.asx का फाइल जो है वो आपको एक ही फाइल मिलेगा। और इस फाइल का जनरली हम लोग यूज़ ग्लोबल सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ग्लोबल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 4 में यही कह रहा है, क्योंकि भाई जब आपका वेब एप्लीकेशन क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेट होगा, यानी आपके वेब ब्राउज़र से IIS सर्वर के पास जाएगा, तो उसके साथ साथ सारी फाइलें भी जाएंगी। पूरी एप्लीकेशन को आप भेज रहे हो तो सारी चीज़ें जाएंगी। उसके अंदर global.asx फाइल भी है, web.config फाइल भी है, ASPX फाइल है ना, इमेजेस फाइल हैं, है ना, कंटेंट फाइल्स हैं, तो सारी फाइलें जाएंगी। तो सारी फाइलें के लिए ना रूल अलग अलग है। सीधी सी बात है भाई, आपने कोई होस्ट किया, जैसे आपने कोई शादी वगैरह ऑर्गेनाइज किया, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो आप लोग क्या करते हो, जनरली क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स में, कि आगे का जो चेयर रहता है ना, VVIP पर्सन के लिए रहता है, VVIP गेस्ट के लिए रहता है, इसके बाद फिर गेस्ट, फिर नॉर्मल गेस्ट, फिर धीरे धीरे नॉर्मल आम, इस तरीके से करते हैं ना। तो सबको आप अलग अलग तरीके से सर्व करते हैं। बहुत कम ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि आपने सबकी ट्रीटमेंट, सबकी सर्विस आपने एक जैसा दिया है। नहीं, आप अपने गेस्ट के हिसाब से ही सर्विस देते हैं, है ना। अब तो आजकल बफर सिस्टम है, तो भाई जाइए उठाइए खाइए, अब तो उतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी जो अगर सही से अगर करते हैं तो स्वागत उतना ध्यान देना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर जो रिक्वेस्ट में यहाँ पे यही हो रहा है कि अगर ASPX पेज क्लाइंट टू सर्वर जाएगा तो उससे सीधा जो है ASP.NET_EJPIDL के पास भेज दो फॉर प्रोसेसिंग। चलो, ये तो ASPX के लिए हो गया। ऑल ASPX पेजेस यानी वेब फॉर्म, मैं वेब फॉर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंशन को चेक करता है वो, क्योंकि आप नाम तो कुछ भी रखते हैं, फर्स्ट पेज रख देते हैं, कई बार सेकंड पेज रख देते हैं, कई बार माई पेज रख देते हैं, कई बार ना कुछ भी नाम रख देते हैं, आपको जो क्यूट नाम लगता है आप रख देते हैं, लेकिन एक्सटेंशन तो कभी चेंज नहीं होता ना। एक्सटेंशन तो वही रहेगा .SPX। अगर नहीं रखोगे तो ASP.NET का पेज ही निकल आएगा वो। तो वो एक्सटेंशन को पढ़ता है ना, एक्सटेंशन को पढ़ता है आपकी रिक्वेस्ट में IIS कि भाई एक्सटेंशन अगर आपका ASPX है तो आपकी सर्विस ऐसे होगा, अगर एक्सटेंशन .asx है तो फिर आपकी सर्विस कैसे होगा, उसके बारे में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन केस यू हैव ए global.asx फाइल,
in your system, then the object of the global.asx file will be created. ठीक है, global.asx file inherits from HTTP application class. ठीक है, ये भी आपको क्या करता है कि जैसे आप ग्लोबल फाइल्स उसे मिलता है रिक्वेस्ट के टाइम, तो HTTP एप्लीकेशन से क्या करता है कि एक ग्लोबल क्लास को इनहेरिट कर लेता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस देता है। HTTP 4 में स्टेप 4 में ये चीज़ है। इसके बाद स्टेप 5 क्या कहता है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का, इसके चलो रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 5, अभी हम लोग आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं धीरे धीरे, अभी कोडिंग पार्ट पे नहीं आए हैं। आर्किटेक्चर खत्म होने के बाद ही हम कोडिंग पार्ट पे आएंगे, और ये सब काफ़ी थ्योरी पार्ट है, और इंटरव्यू में ये सब चीज़ें जो है ऊपर का जो चीज़ें हैं, हालांकि अंदर तो कोई बात ज़्यादा नहीं करता है, ऊपर की चीज़ें ज़रूर पूछा जाता है। भाई लाइफ साइकिल है कितने टाइप का है, पेज लाइफ साइकिल कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस है, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का क्या स्टेप है, तो आपको ये सब चीज़ माइंड में रखना है। चलिए स्टेप 5 क्या कहता है कि द HTTP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज देन असाइंड, ठीक है, देन असाइंड टू द कोर ASP.NET ऑब्जेक्ट्स टू प्रोसेस द पेज। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है HTTP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पहले तो global.asx को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसी से रिलेटेड एक क्लास क्रिएट किया, जो क्लास कहाँ से इनहेरिट होता है, HTTP एप्लीकेशन क्लास से होता है। इसके बाद फिर उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है इंटरनली। और स्टेप 6 जो कि इसका लास्ट स्टेप है, और इसमें देखिए क्या होता है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन का जो लाइफ साइकिल है वो एंड हो जाता है। लाइफ साइकिल करने का मतलब है शुरुआत कहाँ से हुआ और अंत कहाँ हुआ इसका, है ना। लाइफ साइकिल का तो मतलब यही है कि आप जैसे इंसान का लाइफ है, भाई जन्म लिया, जन्म लेने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा यंग हुआ, है ना, इसके बाद फिर और हुआ, इसके बाद ओल्ड हो गया, ओल्ड होने के बाद फिर लास्ट में डेड कर गया, तो वो भी तो उसका साइकिल ही था ना, कैसे कैसे बढ़ा, ग्रो किया, क्या किया, फिर पूरी लाइफ हो गई ना वो। तो उसी तरीके से लाइफ से रिलेटेड लाइफ साइकिल बनाया गया। भाई ASP.NET का पेज का लाइफ साइकिल क्या है, भाई कब स्टार्ट हुआ, यानी कब बोर्न हुआ, यानी जब आप रिक्वेस्ट डालते हो ना तो उस टाइम वो बोर्न होता है, जब बनाते हो तब बोर्न नहीं होता है ना। जब ऊपर वाले ने संरचना किया होगा आप लोगों का या हम सभी का, तो उस टाइम जो है लाइफ हम लोग का स्टार्ट नहीं होता, मतलब संरचना हो रहा होता है। होने के बाद जब हम लोग बॉर्न होते हैं, बॉर्न होने के बाद जब दुनिया में आते हैं तो फिर हम लोग की लाइफ स्टार्ट हो जाती है भाई, है ना। तो उस तरीके से ASP.NET पेजेस का भी है कि ASP.NEट पेजेस को आपने बना दिया, मैंने सैकड़ों कंट्रोल्स लगा दिए हैं ना, अलग अलग उसके बिहेवियर परफॉर्म करा दिया, लेकिन इसकी लाइफ कब स्टार्ट होगी, जब आप रिक्वेस्ट करोगे, किसके लिए, आउटपुट के लिए। यानी जब संरचना हो जाता है तो इसके बाद फिर जीवन का शुरुआत होता है। फिर आप क्या क्या करते हो, जो भी आप करते हैं वो आपका एक्शन है, और आपका लाइफ भी साथ साथ चल रहा होता है। तो इंटरनली ASP.NET पेज भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि इसका बोर्न कब हुआ, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद ये बोर्न हुआ, बोर्न होने के बाद ये एक्टिविटी किया, अलग अलग तरीके का एक्टिविटी किया, है ना। इसके बाद जैसे आप स्टॉप करते हैं, रिक्वेस्ट को स्टॉप करते हैं ना, जब आप प्ले करने के बाद स्टॉप करते हो, किसके लिए, कि भाई मैंने एप्लीकेशन का रिजल्ट देख लिया, अब स्टॉप करो। स्टॉप यानी डेड, ठीक है। जो हम चलो पेज लाइफ साइकिल में उसको और अच्छे तरीके से जानेंगे डेड कैसे होता है। आज तो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का जो लास्ट स्टेप है दैट इज HTTP एप्लीकेशन then starts processing the request by HTTP module। देखो पूरा जो इसका है ना, request and response, request take request from user and response back from the IIS server, ये किसका काम है, HTTP का, है ना। और HTTP होता है क्या है, इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज बेसिकली यूज्ड टू टेक योर रिक्वेस्ट, है ना, एंड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्स फ्रॉम द IIS सर्वर एंड गेट बैक रिजल्ट टू द यूज़र, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को ले करके जाता है
सर्वर के पास यानी IIS के पास, है ना। मैं सेंट्रलाइज सर्वर की बात नहीं कर रहा, मैं एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहा हूँ, दैट इज IIS। यानी हर एप्लीकेशन का, हर टेक्नोलॉजी का अलग अलग सर्वर होता है। अभी हम लोग .NET के बारे में चर्चा कर रहे हैं। .NET का जो सर्वर है वो IIS है। PHP का सर्वर है, जैम सर्वर हो गया, और जावा का भी सर्वर है, अलग अलग सर्वर है। तो HTTP एप्लीकेशन देन स्टार्ट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट बाय HTTP मॉड्यूल इवेंट्स। देखिए यहाँ पे इवेंट्स भी आ गया, इवेंट्स, हैंडलर्स, है ना, हैंडलर्स एंड पेज इवेंट्स। इसके बाद क्या होता है कि ये सब सारा काम हो जाता है भाई, पता चल गया कौन सा टाइप का पेज है, उसको कैसे सर्व करना है, ये सब सारी चीज़ें इंटरनली पता हो गया, तब HTTP का जो है यहाँ से कहानी शुरू होता है। जैसे ही आप पेज को रिक्वेस्ट करते हो तुरंत वहाँ पे HTTP एक्टिव नहीं होता, उससे पहले ये सब सारे कारनामे होते हैं कि भाई किस टाइप का पेज है, उसको कहाँ लेकर के जाना है, वो सब इंटरनल प्रोसेस एप्लीकेशन मैनेजर करता है HTTP रिक्वेस्ट को टेक ओवर करने से पहले। इसके बाद देखो अब यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जो है ना, HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे एक्टिव हुआ और आपकी रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर नीड किसके पास लेके गया, IIS सर्वर के पास, और फिर वहाँ से IIS सर्वर ने आपको क्या किया, रिप्लाई दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ASP.NET एप्लीकेशन लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है और एंड होता है। और जैसे ही आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ, HTTP हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद पेज लाइफ साइकिल चलता है। ये तो अलग पूरे एप्लीकेशन के लिए हो गया। इस एप्लीकेशन के अंदर सारे पेजेस आ गए, .SPX पेजेस भी आ गए, ग्लोबल पेजेस भी आ गया, उससे रिलेटेड और भी फाइल्स फोल्डर से सारे आ गए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि भाई आपने एक पेज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, दूसरे पेज में आपने इमेजेस लिए हुए हैं, तीसरे पेज में आपने पूरा गैलरी बना रखा है, चौथे में आपने वीडियो प्ले करा रखा है। तो फिर हर पेजेस का अलग अलग साइकिल होगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे अच्छे से। तो फिलहाल आज के समरी पॉइंट में यही याद रखिएगा कि ASP.NET लाइफ साइकिल क्या होता है, इसे आप अपने अपने भाषा में तैयार करना, और जितना अच्छा आप अपने भाषा में तैयार करके अब इंटरव्यूअर को जवाब दोगे वो बहुत सुंदर रिजल्ट रहेगा। ऐसे अगर आप गूगल से सर्च करिए काफ़ी सारी चीज़ें, तो अलग अलग लाइफ साइकिल का अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो इसमें से निचोड़ निकालना है लाइफ साइकिल होता क्या है, और इसके बाद लाइफ साइकिल को कितने पार्ट में बांटा गया, जो कि मेन पार्ट है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और पेज लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पर फोकस करना है कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्या पूछा है। क्या सिर्फ ASP.NET लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है, या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पेज, इसके अलावा कोई तीसरा लाइफ साइकिल नहीं होता। समझ गए, यही दो लाइफ साइकिल होते हैं। एप्लीकेशन यानी पूरी वेबसाइट, पूरी वेब एप्लीकेशन की साइकिल, यानी उसके अंदर कितने पेजेस है सारी की साइकिल एक बार में, और दूसरा हर एक पेज का साइकिल। तो हर एक पेज का जो साइकिल है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा शायद। प्री इनिट है, इनिट कंप्लीट है ना, लोड है, लोड कंप्लीट, इस तरीके से, है ना। यानी पेज भी बोर्न होगा और पेज भी डेड होगा। ये तो एप्लीकेशन बोर्न हुआ, और एप्लीकेशन जब लास्ट स्टेज पे गया तो अब पेज बोर्न होने का टाइम आ गया। कब? जब आपका HTTP यहाँ पे एक्टिव हुआ है। HTTP एक्टिव किस काम के लिए हुआ, यहाँ से इवेंट वगैरह को अब समझेगा वो, और इवेंट वगैरह कहाँ से आएगा भाई, आपके पेज के माध्यम से ही तो आएगा। पेज पे आप अगर बटन कंट्रोल लोगे तो क्लिक इवेंट मिलेगा, है ना, ग्रिड लोगे, रो कमांड इवेंट, कई सारे इवेंट्स हैं जो आपको पेज से ही तो मिलेगा। तो अभी जो है ये कंप्लीट जो है डेड नहीं हुआ है, एप्लीकेशन का कहानी ख़त्म हो जाता है, अब पेज का शुरुआत होगा। तो पेज का जो लाइफ साइकिल है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट क्लास में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो डाउट अगर आप लोग को रह गया है तो उसे अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे लैब में भी, या फिर कहीं पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है वहाँ पे उसे बारीकी से समझने के लिए, क्योंकि ये तो फर्स्ट रिव्यू है, इंट्रोडक्शन है। अब आप लोग को पढ़ना है, इसे पढ़ने के बाद इनसे निचोड़ निकालना है, डाउट्स निकालना है, और उस डाउट्स पे फिर काम किए जाएंगे। कुछ कुछ वर्ड्स या कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें नया है,
आप लोग को उतना अच्छा जानकारी नहीं है, तो डाउट्स तो आज नहीं आएगा, इसको पढ़िएगा आप लोग, 3-4 बार पढ़िएगा जैसे बताया हूँ। इसके बाद डाउट्स रेज होंगे, डाउट्स के बाद फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है, और उसमें हम आपको बताएंगे पेज लाइफ साइकिल, ठीक है। ऑल द बेस्ट।